स्क्रीन नजर आ रहा? यस सर। यस सर। ओके, ठीक। स्क्रीन अभी दिख रहा है ना सभी लोगों को? ठीक। तो आज आप लोगों का न्यू क्रॉप स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, पीच। पीच सभी लोगों ने देखा है। पीच को और क्या कहते हैं हिंदी में? आड़ू। आलू का। वहीं पे एक क्रॉप आता है जिसको कहते हैं प्लम, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आलू बुखारा। बुखारा। ठीक है। तो एक होता है पीच, एक होता है प्लम, और एक और तीसरा क्रॉप आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका एप्रिकॉट। फिर चेरी और आलमंड तो अलग ही चीज है, वो तो आपको समझ में आ जाता है। पीच, प्लम और एप्रिकॉट तीनों क्या, तीनों क्रॉप अलग अलग है। तीनों में क्या डिफरेंस है? पीच जनरली कौन से कलर के होते हैं? ब्राउन कलर सर। देखो, मैं आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट हम लोग इन चीजों को थोड़ा क्लियरली देखें। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये जो क्रॉप आप लोग को नजर आ रहा है, क्लियर है क्रॉप? यस सर। ठीक यस है। सर। ये ऊपर में जो क्रॉप नजर आ रहा है, ठीक है, ये पूरा रेड कलर में कन्वर्ट होगा, ये हमारा क्या कहलाता है? पीच कहलाता है। पीच की अगर आउटर स्किन को अगर आप जूम करके देखो, तो पीच के आउटर स्किन में यहाँ पर देख रहे होगे छोटा 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। जिस प्रकार से फीमेल्स के गाल में अगर आप लोग देखेंगे तो गोल्डन कलर का हेयर होता है ना, वैसा ही सिमिलर हेयर का पैटर्न यहाँ पे नजर आपको आ रहा होगा। तो ये जो है क्या कहलाता है? पीच। ठीक है। इसी में एक हेयरलेस वैरायटी आती है जिसमें हेयर नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेक्ट्रीन कहते हैं। जब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे हेयरीनेस दिख रहा है नेक्टेरिन। इस वाले में, और यहाँ पे हेयरीनेस उसके स्किन में नहीं नहीं आ रहा है। तो जब ये हेयरीनेस नजर नहीं आता है तो ये क्या कहलाता है आपका? नेक्टेरिन कहलाता है। और जब यही नेक्टारिन। हेयरीनेस प्रेजेंट हो तो क्या कहलाता है? पीच। 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 ठीक है। और ये कौन से कलर का है? तो ये रेड कलर का होता है जनरली। ठीक है, तो ये आप लोग देख के पहचान जाएंगे। उसके बाद सेकंड आता है इसके नीचे, ये देखो, इसे कहते हैं अपन प्लम। प्लम की खासियत क्या है? आप इसकी आउटर स्किन के देखोगे तो यहाँ पास कोई भी प्रकार का आपको हेयरी ग्रोथ नहीं मिलेगा। आप देख पा रहे हो इसका आउटर स्किन एकदम क्या है, स्मूथ है, हेयरलेस है, यहाँ पे कोई हेयर नहीं होते। बल्कि इसमें अगर आप देखोगे तो देख पा रहे हो बाहर में वैक्सी कोटिंग आपको देखने को मिलती है। तो इसमें वैक्स लेयर देखने को मिलता है आउटर लेयर में, और ये स्मूथ होते हैं। ठीक है, चूंकि हम लोग प्रोनोइडी पढ़ रहे हैं तो पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट हर एक क्रॉप अपने को पता होना चाहिए। अब यहीं से हम लोग अगर नेक्स्ट क्रॉप एप्रिकॉट में जाए तो एप्रिकॉट को देख रहे हो आप लोग, एम्बर येलो कलर का होता है। ठीक है। और सबसे मेन खास बात क्या है, इसके स्किन में भी छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं। तो पीच और एप्रिकॉट की स्किन में हेयर पाए जाते हैं जबकि प्लम में नहीं पाए जाते। ठीक है, इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करोगे। उसके बाद चेरी तो आप सभी लोगों ने देखा है, देख पा रहे हो कितना छोटा साइज का क्रॉप होता है उसके कंपैरिजन में। चेरी आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर लोगे। ये है आलमंड। आलमंड के लिए ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग फेज में आलमंड सेम पीच की तरह दिखता है, बट जब मेच्योरिटी का टाइम आता है तो आप यहाँ पे क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आलमंड का फ्रूट देख रहे हो बाहर, आउटर हल है। ये आउटर हल, एक डीहलिंग का प्रोसेस पढ़े हुए ना, ये आउटर लेयर है एक्चुअली। ये जो है क्या होता है, जब ये मेच्योर होता है तो इस प्रकार से देख पा रहे होगे ये क्रैक होता है। देखिए इसको, देख पा रहे हैं यहाँ पर कैसे क्रैक हो रहा है? ये इस प्रकार से इसमें क्या होती है, क्रैकिंग आती है, और अंदर में फिर ये आलमंड का सीड निकलता है। इस सीड को फिर तोड़ते हैं तब अंदर में हमारा एक्चुअल बादाम मिलता है। ठीक है। ये देखो, ये आलमंड का बाहरी लेयर हो गया, फ्रूट वाला लेयर, उसको रिमूव किया तो अंदर में सीड निकला। इसको तोड़ते हैं तो आपको अंदर में फिर बादाम खाने को मिलता है। तो इस तरीके से जो आपका आलमंड है वो जो है डिफरेंशिएटेड है बाकी सारे क्रॉप से। तो आपको पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड और प्लम में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस यस सर। ठीक है। एटलीस्ट विजुअली फ्रूट देखे तो डिफरेंशिएट कर लोगे ना, अगर इनकी कैरेक्टर के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आता है तो। ठीक। अब देखो, आज हम लोग पीच का थोड़ा सा बॉटेनिकल पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पीच में हम क्या पढ़ेंगे?
बॉटेनिकल पार्ट। बॉटेनिकल पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि पीच के फ्लावर कैसे होते हैं। ठीक है, तो अपन पीच के बॉटनी में ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। तो पीच का जो ट्री होता है वो डेसिडिवस नेचर का होता है। सबसे पहले कौन से नेचर का होता है पीच का ट्री? डेसिडिवस नेचर का। डेसिडिवस नेचर बोलने का मतलब क्या है, ये कौन से सीजन में पत्तियां झड़ाएंगे? विंटर विंटर सीजन। सीजन। विंटर ये जो है जनरली विंटर सीजन में क्या होता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है, जो कि आपने अभी तक सभी जगह देखा है। और ये क्या करता है, लीफ फॉल कर देता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, ट्री जो है वो लीफ फॉल करता है, डॉर्मेंसी में चला जाता है। कौन से महीने में? विंटर के महीने में। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी मिलती है। आफ्टर चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट, जब ये चिलिंग रिक्वायरमेंट इसका फुलफिल हो जाता है, फिर ये क्या होता है, अपने अंदर क्या करता है, डोरमेंसी ब्रेक करता है। चिलिंग रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो गया तो ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा किसको? डोरमेंसी को, बर्ड को। है ना। डोरमेंसी ब्रेक करेगा, उससे क्या होगा, बड ब्रेक होगा। तो डोरमेंसी ब्रेक करने से क्या होगा, आपका बड ब्रेक होगा। बड ब्रेक हुआ मतलब क्या हुआ, न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगा। ये कौन से महीने में होता है? लगभग स्प्रिंग में जी, फरवरी मार्च में होता है क्या? यस सर। यस सर, जनवरी फरवरी। यस सर। इसका जो बॉटनी है या ईयर बिहेवियर यही है कि डेसिडुअस नेचर का होता है। चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होते ही बड ब्रेक करता है और इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है स्प्रिंग में। हमेशा ये याद रखेंगे, हमने जब प्रोनोइडी फैमिली पढ़ा था तभी खासियत पढ़ी थी, या जब हम एमिगडेलस सब जीनस को पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ा था कि इनकी खासियत है कि पत्ती आने से पहले फूल आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, फ्लावर विल अपीयर बिफोर द इमरजेंस ऑफ लीफ। तो लीफ के आने से पहले ही इसमें फ्लावर आ जाती है पीच में। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यस इसमें सर। फ्लावरिंग जो है किससे पहले आ जाती है, आपकी लीव से पहले आ जाती है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसकी फ्लावर की खासियत क्या है, तो भाई इसकी फ्लावर एक तो याद रखेंगे आपको, मेनली तो ये सिंगल आती है, सॉलिटरी आती है, पर कभी कभी 2 से 3 के ग्रुप में भी नजर आता है। तो कहीं कहीं पे 2 से 3 के फ्लावर का ग्रुप भी देखने को मिलेगा और कहीं कहीं सिंगल भी देखने को मिलेगा। और ये फ्लावर जनरली क्या नेचर के होते हैं, सेसाइल नेचर के होते हैं। सेसाइल नेचर यानी कि इनमें डंठल नहीं पाए जाते हैं। नहीं हमने पाए। याद होगा आप लोगों को एमिगडेलस का कैरेक्टर में लिखाया था सेसाइल या शॉर्ट स्टॉक्ड फ्लावर करके, याद है? यस सर। ठीक है, फ्लावर जो है कब आते हैं, लीफ के आने से पहले आ जाते हैं। और फ्लावर हमेशा क्या होंगे, परफेक्ट फ्लावर होंगे। परफेक्ट फ्लावर यानी कि क्या हो गए, मेल और फीमेल एक ही फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट, मेल फीमेल एक ही जगह पे मौजूद होंगे। तो फ्लावर क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हर्माफ्रोडाइट फ्लावर हमको रोजेसी फैमिली के हर क्रॉप में मिला है। एप्पल में भी हर्माफ्रोडाइट था, पियर में भी था, क्वींस में भी था, आपका पीच में भी है, प्लम में भी रहेगा, चेरी में भी रहेगा, एप्रिकॉट में भी रहेगा, आलमंड में भी रहेगा। लेकिन सभी में प्रॉब्लम क्या था कि वो सेल्फ इनकम्पेटिबल हुआ करते थे। पर ये जो है क्या है, सेल्फ कंपेटिबल है। तो याद रखेंगे, इसको स्टार मार्क कर लो अलग से रेड कलर के पेन से, कि ये जो है सेल्फ कंपेटिबल प्लांट है। इसके जो फ्लावर होते हैं वो सेल्फ कंपेटिबल होते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं पाई जाती, सेल्फ कंपेटिबल होते हैं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। इसके अलावा इसका फ्लावरिंग टाइम क्या होता है? अब देखो, फ्लावरिंग टाइम को आपको समझना है, उससे पहले आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसके चिलिंग रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। चिलिंग रिक्वायरमेंट लोएस्ट कौन से क्रॉप की होती है? पीच। पीच। पीच की। आलमंड, और उसके बाद पीच की। पीच की चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है केवल और केवल 400 से 1000 घंटा, डिपेंड करता है कौन सी टाइप की वैरायटी और कौन से एरिया में है। अब इस चीज को समझिए, अगर मान के चलो हमारा पीच, अच्छा पीच की एक खासियत है, ये टेम्परेट एरिया में भी ग्रो कर सकता है और सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो कर सकता है।
तो अगर मान के चलो हमारा पीच टेम्परेट एरिया में लगा हुआ है, यानी कि ठंडा एरिया में लगा हुआ है, तो अगर टेम्परेट एरिया में अगर हमारा क्रॉप लगा हुआ है तो वहां पे ठंड लंबे समय के लिए रहेगी कि कम समय के लिए रहेगी? लंबे समय लंबे लंबे समय के समय लिए। तक। लंबे समय के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वैरायटी होगा उसका चिलिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। वहीं पे एक आपका आता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मतलब कुछ कूल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होते हैं। इन एरियाज में ठंड लंबे समय के लिए रहेगी कि कम समय के लिए रहेगी इसके कंपैरिजन में? कम समय कम के लिए। समय के लिए। कम समय। कम समय के लिए। तो यहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट कम होगी कि ज्यादा होगी? कम कम होगी। कम होगी। कम होगी। और पीच और पियर की खासियत यह है कि ये टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल दोनों जगह ग्रो हो सकते हैं। तो एक बात बताओ, जहां ठंड लंबे समय के लिए रहती है वहां फ्लावरिंग जल्दी आएगी कि लेट आएगी? लेट। और जहां ठंड कम समय के लिए है वहां जल्दी है। जल्दी है। जल्दी आएगी। जल्दी आ जाएगी। जल्दी आएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे जो टेम्परेट इलाके हैं वहां पे इसमें फ्लावरिंग आती है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से लेके थर्ड वीक ऑफ मार्च तक। थर्ड वीक ऑफ मार्च तक आपका किसमें आता है? टेम्परेट इलाके में आते हैं, क्योंकि भाई टेम्परेट इलाके में फरवरी भर तो बर्फ गिरता ही है। वहीं पे सब ट्रॉपिकल एरिया में कब से कब के बीच में आता है? तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी से लेके थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवरी, सॉरी लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। मतलब फरवरी के महीने में ही आपका जो है फ्लावरिंग आ जाता है। ठीक है, तो टेम्परेट एरिया में ठंड होने के कारण इसमें लास्ट वीक में आता है, मतलब मार्च में आता है। अदरवाइज इसकी जो फ्लावरिंग है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ही आ जाता है। तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग आती है इसमें, ये याद रखेंगे, क्योंकि इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, यहां तक हुआ? यस 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 सर। ओके। अब हमने फ्लावर पढ़ लिया। इसके फ्लावर को तो आप लोगों ने देखा ही है, इस प्रकार का नॉर्मल फ्लावर स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। इस नॉर्मल फ्लावर स्ट्रक्चर से एक फ्रूट का डेवलपमेंट होता है, और उस फ्रूट का नाम, फ्रूट टाइप को हम क्या कहते हैं? ड्रूप। ठीक है, इस ड्रूप वाले फ्रूट टाइप में एडिबल पार्ट होता है आपका क्या? एपिकार एंड मीजोकार। मीजोकार। इसमें एक और लेयर होना चाहिए जिसे कहते हैं एंडोकार्प। इसे क्यों हमने एडिबल पार्ट में नहीं रखा है? वहाँ कर्नल बना, सीड तो नहीं बनाता है सर। होगा। क्योंकि ये ड्रूप टाइप का फ्रूट है, और ड्रूप में तो एंडोकार्प जो है जाके किससे चिपक जाता है? आपके सीड के सीट। आउटर लेयर से चिपक जाता है ना, सीड कोट से। तो चूंकि आउटर लेयर सीड से जाके चिपक गया है तो हम वैसे भी उसको अपन एडिबल पार्ट नहीं कह सकते, वो तो दिखेगा ही नहीं हमको। तो आपका एडिबल पार्ट क्या है? केवल और केवल एपिकार्प एंड मीजोकार्प। यहां तक क्लियर है? यस सर। इसके बाद जब ये फ्रूट मेच्योर होते हैं, ऑन मेच्योरिटी, जब ये फ्रूट मेच्योर होते हैं तो आप देखोगे फ्रूट जो है वो क्या हो जाते हैं? प्यूबसेंट हो जाते हैं। प्यूबसेंट होने का मतलब क्या हुआ? कवर्ड विथ सॉफ्ट हेयर। सॉफ्ट एंड शॉर्ट हेयर लिख लो, सॉफ्ट एंड शॉर्ट हेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रूट का जो आउटर स्किन है उसमें छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट हेयर आ जाते हैं फ्रूट की मेच्योरिटी के टाइम पे। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यूबसेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? फ्रूट की कैरेक्टर, ड्रू फ्रूट टाइप, एडिबल टाइप पार्ट, ये मेच्योरिटी में क्या देखने को मिलता है हमको? फ्रूट प्यूबसेंट हो जाते हैं, मतलब उसमें छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं। अभी हमने देखा ना, समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? अब देखो, अब हमारे पास पीच का फ्रूट तैयार है, ये हो गया ड्रूप फ्रूट टाइप। आउटर में ये मान लेते हैं अपन, इसका क्या है? छोटा 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 सॉफ्ट सॉफ्ट इसका आउटर स्किन वाला हेयर। अंदर में क्या है? ये ड्रूप है। तो ड्रूप है तो अंदर में क्या होगा? एक सेंटर स्टोन होगा, सीड। और ये जो सीड यहाँ पे मौजूद है इसी में क्या चिपका होगा? एंडोकार्प लेयर। तो अलग से एंडोकार्प बनाने की जरूरत है नहीं। ये हो गया आपका क्या? मीजोकार्प। ये हो गया एपिकार्प। और ये क्या हो गया? हेयर या फिर फर्ज हो गया इसका। और ये हो गया स्टोन। और इसी में क्या चिपका हुआ है? आपका एंडोकार्प भी चिपका हुआ है ना? इतना चीज क्लियर है आप लोगों को? यस यस सर। सर। अब क्वेश्चन आता है कि भैया एक बात बताओ,
ये फ्रूट का हमने फ्रूट टाइप पढ़ लिया, एडिबल पार्ट पढ़ लिया, मेच्योर होने पे इसमें प्यूबेसेंट हेयर आते हैं वो भी पढ़ लिया। इसका सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व क्या है? डबल सिग्मा डबल डबल सिग्मोइड। सिग्मा। डबल सिग्मोइड सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व क्या है आपका? डबल सिग्मोइड ग्रोथ, सिग्मोइडल है ये, सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व। अब डबल सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व है तो इसमें 3 स्टेज होते हैं टोटल। क्या क्या स्टेज होते हैं? रैपिड फर्स्ट, स्लो रैपिड रैपिड स्लो रैपिड थर्ड, है ना? रैपिड, स्लो, रैपिड। ठीक है, अब ये जो पहला रैपिड फेज है इसमें किसका डेवलपमेंट होता है? एंडोस्पर्म डेवलप होता है। ये जो सेकंड स्टेज है स्लो ग्रोथ स्टेज, इसमें क्या होता है? इसी को स्लो ग्रोथ स्टेज कह लो या सस्पेंडेड ग्रोथ स्टेज कह लो, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन सस्पेंडेड ग्रोथ स्टेज के नाम से पूछा था। इसमें क्या होता है आपका? पिट हार्डनिंग सीड हार्डनिंग। हाँ, पीट या सीड कह लो, उसे एक ही चीज है, पीट हार्डनिंग। और दूसरा क्या होता है? एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो पूरा डेवलप होता है और पीट हार्डनिंग होता है। और लास्ट स्टेज रैपिड फेज स्टेज थर्ड, इसमें क्या होता है? फाइनल सेल फाइनल स्वेल, पल्प का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये चीजें याद रखना, बहुत कुछ सीखने और समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व यहाँ है और ये केवल इसी में लागू नहीं होगा, चाहो तो लिख लो, सेम आपका होगा प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड, ये सभी क्रॉप में ये सेम आपका जो सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व है ये काम करेगा। यहां तक हुआ? क्लियर हो गया? यस सर ठीक। अब इसके बॉटनी में एक और चीज अपन मैं बताना भूल गया था, चलो इसको अपन प्रूनिंग के टाइम में समझेंगे। ठीक, हाँ। अब अगर हम इसके फ्रूट को समझें तो इसमें कई अलग अलग प्रकार के फ्रूट पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप इसमें पढ़ते हैं क्लिंग स्टोन वैरायटी और फ्री स्टोन वैरायटी। पढ़ते हो, शब्द सुनते हो? सुने हो कि नहीं सुने हो? ठीक है, यस सर बीच में 2 प्रकार के फ्रूट होते हैं, क्लिंग स्टोन और फ्री स्टोन। अब सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझो। फ्री यानी क्या होता है? मुक्त, मुक्त। मुक्त कह लो या मुक्त कह लो, आजाद। और एक फ्री मतलब फोकट वाला। और क्लिंग मतलब क्या होता है? चिपकना, लटकना। क्लिंग यानी कि किसी चीज से चिपक के रहना, है ना? तो यहाँ पे 2 शब्द है, एक है फ्री, एक है क्लिंग। जब हमारा फ्रूट के पल्प से ये सीड फ्री रहे, फ्री रहे मतलब जब वो मेच्योर हो तो उसे थोड़ा बहुत भी ताकत लगाए तो हम उस सीड को आसानी से पल्प से अलग कर सके, यानी कि वो पल्प और उसके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, फ्रीली एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो उस टाइप की वैरायटी को हम क्या कहते हैं? फ्री स्टोन वैरायटी कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मान के चलो कि ये सीड जो बोल दे नहीं, हम नहीं अलग होंगे पल्प से, हम पल्प के पास रहेंगे, हम चिपके रहेंगे, एकदम टाइटली एक दूसरे से अटैच्ड हो कि उसको निकालना इतना इजी ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उस टाइप की वैरायटी को क्लिंग स्टोन वैरायटी कहते हैं। समझ पा रहे हो? यस सर क्लिंग स्टोन वैरायटी में क्या होता है? सीड क्लिंग्स टू फ्लैश, फ्लैश के साथ वो चिपक के रहता है। जबकि फ्री स्टोन वैरायटी में सीड इज फ्री फ्रॉम फ्लैश, वो गूदे से अलग रहता है फ्रीली। समझ में आ रहा? तो ये फ्री स्टोन टाइप की वैरायटी को आप किचन विचन के यूज के लिए कर सकते हो, घर में आसानी से इसको काट के अलग कर सकते हो। तो पीच के 2 टाइप के फ्रूट समझ में आए, किसे क्लिंग स्टोन और किसे फ्री स्टोन कहेंगे? अंतर क्या है दोनों के बीच में? यस सर यस सर यस समझ में आ गया ना सबको? यस सर यस सर ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्लिंग स्टोन फ्री स्टोन के बाद एक वैरायटी, एक टाइप का और फ्रूट आप लोग पढ़ते हो इसमें, एक जिसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग टाइम पीच और दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं नॉन मेल्टिंग। शब्द सुने हो?
Yes, sir. पीच दो Yes, sir. प्रकार का होता है भैया, मेल्टिंग एंड नॉन मेल्टिंग। ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग टाइप होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट टाइप के पीच होते हैं। ऐसे पीच जिसको आप छुओगे तो कैसा महसूस होगा, सॉफ्ट। वहीं पे नॉन मेल्टिंग ऐसे होते हैं जो फर्म टाइप के होते हैं। टमाटर देखो, टमाटर टमाटर दो प्रकार का होता है। हाइब्रिड को छुओगे तो कैसे फर्म स्ट्रॉन्ग हार्ड टाइप का महसूस होता है नहीं, और देसी टमाटर को छुओगे तो Soft. आपके हाथ में सॉफ्टनेस महसूस होता है। Yes. वैसे ही इसमें भी मेल्टिंग टाइप होता है, नॉन मेल्टिंग टाइप होता है। एक जिसे हम लोग सॉफ्ट कहते हैं, दूसरा हमें कहते हैं फर्म। अब एक बात बताओ, कोई फ्रूट सॉफ्ट कब महसूस होगा, जब उसका पल्प सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, Soft. सॉफ्ट होगा सर। सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट पल्प। और फ्रूट में सॉफ्टनेस लाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, पेक्टिन। बताओ बताओ। एक एंजाइम पढ़े थे ना जो राइपनिंग के टाइम में बढ़ता है और सॉफ्टनिंग लाता है। पेक्टिन। Silence, sir. हम्म। लिखो, पॉलिक इलेक्ट्रॉनोस याद है, लिखो। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं एंडोपॉलीगैलेक्टियोरोनोज। एक्चुअली ये पॉलीगैलेक्टियोरोनोज ही है, एंडो मतलब अंदर का। तो ये जो पॉलीगैलेक्टियोरोनोज एंजाइम होता है, इसका काम क्या होता है, फ्रूट जब पकता है ना तो उसको सॉफ्ट करने का काम होता है। जितने भी फ्रूट हैं, ये केवल इसी में नहीं, हर वो फ्रूट जो पकने के बाद सॉफ्ट होता है वहां पे सॉफ्टनिंग का काम कौन करता है, पॉलीगैलेक्टियोरोनोज एंजाइम। पपीता में तो बताया था कैसे जी सत्यपाल, हॉट वाटर ट्रीटमेंट करने से कई बार ये एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण अनइवन राइपनिंग, अनइवन सॉफ्टनेस दिखता है करके ये प्रॉब्लम बताया हूं, याद होगा तो रिवाइज करो। कौन कौन है यहाँ पुराने, लाकेश, महिमा, मिताली, आप लोगों ने पढ़ा है ना ये पपीता। सर मेरा पपीता नहीं हुआ है। ओके, उसमें जिन लोगों का हुआ है भैया रिवाइज कर लेना, ठीक है, बाकी तो यहाँ पे हो ही रहा है। ठीक है, तो मेल्टिंग टाइप जो वैरायटी होती है उसमें एंडोपॉलीगैलेक्टियोरोनोस एंजाइम की मात्रा ज्यादा होती है। लिख लो, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। अब अगर पॉलीगैलेक्टियोरोनोस ज्यादा है तो फ्रूट में सॉफ्टनिंग ज्यादा आएगी कि कम आएगी, ज्यादा। ज्यादा आएगी ना। तो एंडोपॉलीगैलेक्टियोरोनोस क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये सबसे पहले याद रखना, रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग। राइपनिंग के दौरान ये जो है सॉफ्टनिंग करने का काम करता है। तो अगर सॉफ्ट इसकी मात्रा ज्यादा है तो आपका वो कौन से प्रकार का होगा, मेल्टिंग टाइप का। इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो इसमें ज्यादा होता है। जबकि नॉन मेल्टिंग कैसे होंगे, इसमें वेरी लो अमाउंट ऑफ एंडो पॉलीगैलेक्टियोनेस एंजाइम, इसमें एंडोपॉलीगैलेक्टियोनेस एंजाइम की मात्रा बहुत कम होती है नॉन मेल्टिंग टाइप में। अब मात्रा कम है तो क्या ये सॉफ्टनिंग का प्रोसेस ज्यादा कर पाएंगे, नो सर। No, sir. नहीं। अगर सॉफ्टनिंग ज्यादा नहीं हो रहा है तो वो हार्ड होंगे कि सॉफ्ट होंगे, फर्म होंगे कि सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट होंगे। फर्म होंगे ना। इतना क्लियर है। यस सर। ये जो नॉन मेल्टिंग टाइप है इसी को प्रोसेसिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। हम लोगों ने कैनिंग वेनिंग में पढ़ा है ना भाई, फर्म राइप फ्रूट को लेना है, सॉफ्ट राइप फ्रूट को थोड़ी लेना है कि नहीं, समझ में आ रहा। यहां तक हो गया, Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमने अभी तक दो प्रकार का फ्रूट देख लिया। एक हमने देख लिया कौन सा, क्लिंग स्टोन और फ्री स्टोन टाइप का वेराइटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिंगनेस ऑफ सीड टू द फ्लैश। सीड जो है फ्लैश के साथ कितना चिपकता है, इस बेसिस पे हमने क्लिंग स्टोन और फ्री स्टोन वेराइटी देखा। दूसरा, उसमें पॉलीगैलेक्ट्रोनस की मात्रा कितनी है, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, इस बेसिस पे हमने मेल्टिंग एंड नॉन मेल्टिंग टाइप का फ्रूट देखा। तीसरा टाइप का फ्रूट अगर आपको देखना है तो फ्रूट ऑन द बेसिस ऑफ प्यूबसेंस। प्यूबसेंस के बेसिस पे मतलब स्किन में हेयर है कि नहीं है, स्किन में हेयर जो नहीं देखे हमने सॉफ्ट वाले, वो है कि नहीं है।
तो पीच फिर से दो ग्रुप में बांटा गया है। अब देखो मेल्टिंग नॉन मेल्टिंग कोई वैरायटी नहीं है, समझ रहे हो इस बात को? मेल्टिंग और नॉन मेल्टिंग कोई वैरायटी नहीं है। क्लिंग स्टोन और फ्री स्टोन भी किसी वैरायटी का नाम नहीं है। बहुत सारे वैरायटी के समूह जिनमें सीड एक पल्प से चिपकता है उसको क्लिंग स्टोन में रखे हैं, जिसमें नहीं चिपकता उसको फ्री स्टोन में रखे हैं। जो पकने के बाद भी टाइट रहते हैं उसको हमने नॉन मेल्टिंग टाइप में रखे हैं, और जो नहीं रहते हैं उसको सॉफ्ट हो जाते हैं उसको मेल्टिंग टाइप में रखे हैं। उसी प्रकार से पीच में दो ग्रुप है, एक ग्रुप को हम कहते हैं पीच ग्रुप और दूसरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? नेक्टरीन ग्रुप। समझ में आ रहा? एक ग्रुप क्या हो गया? पीच ग्रुप, और एक हो गया क्या? नेक्टरीन ग्रुप। अब होता क्या है कि जो पीच क्रॉप है उस क्रॉप के स्किन में क्या पाया जाता है? प्यूबेसेंट यानी कि हेयरी लेयर पाया जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। पीच की खासियत क्या है कि पीच के स्किन में क्या पाया जाता है? हेयर या फर्स पाया जाता है। इस कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? पीच का फ्रूट क्या होता है? प्यूबेसेंट होता है। प्यूबेसेंट फ्रूट स्किन पाया जाता है, यानी कि इसमें हेयर या फर्स पाया जाता है। ठीक है, स्किन में आप लोगों ने देखा ना। लेकिन नेक्टरीन एक ऐसा ग्रुप ऑफ वैरायटी है जिसके स्किन में डू नॉट कंटेन हेयर और फर्स। इसमें कोई भी प्रकार का हेयर या फर्स नहीं पाया जाता, ये नॉन प्यूबसेंट है भैया। ठीक है, तो अगर आए फजीनेस या हेयरीनेस इस कैरेक्टर ऑफ, तो ये फजीनेस या हेयरीनेस शब्द से आप क्या समझ रहे हो? सबसे पहले तो ये बताओ, नहीं तो फिर फंस जाओगे यहीं पे। जिसमें रोम पाया फ्रूट जा के रहा है आउटर हेरी पार्ट में लाइक है। मतलब फ्रूट के सरफेस पर। फजीनेस यानी कि इसमें फर्स पाया जाएगा, हेयर पाया जाएगा, हेयरीनेस। लेकिन मैं बोलूं कि फर्जलेसनेस या हेयरलेसनेस, तो क्या हुआ? हेयरलेस या फर्जलेस यानी बिना फर्ज के बिना हेयर के पाए जाने वाला हेयरलेस। जो वैरायटी है उसे हम क्या कहेंगे? नेक्टरीन। और जिसमें पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? पीच। तो लिख लो भैया, फजीनेस वाला हो गया आपका क्या? पीच। और फजलेसनेस वाला या हेयरलेसनेस वाला क्या हो गया? नेक्टरीन। बोल वही रहा है, बस इसको एक से दो शब्द में सीमित कर रहे हैं। समझ में आया? यस यस सर। सर। अब एक बात बताओ, अगर जिसके स्किन में हेयर्स हैं, जैसे लड़कों के स्किन में बियर्ड होते हैं, दाढ़ी होते हैं, तो उनका स्किन खुरदुरा महसूस होता है या एकदम चिकना? खुरदुरा महसूस होता है ना। तरह। हाँ, तो फिर पीच क्या होगा आपका? इसमें तो हेयर पाया जाता है, तो ये क्या होते हैं? रफ स्किन्ड होते हैं। और नेक्ट्रीन में कोई हेयर नहीं पाया जाता। ठीक है, जैसे कुछ लड़कों के बियर्ड नहीं आते, तो उनका स्किन कैसे होता है? एकदम स्मूथ होता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? स्मूथ स्किन्ड। तो रफ स्किन्ड कौन से होते हैं? पीच होते हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट आ जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए रफ स्किन्ड फजी फ्रूट इज नोन एज, तो क्या कहलाएगा? पीच। 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 स्मूथ स्किन्ड फजलेस या हेयरलेस वैरायटी ऑफ पीच इज नोन एज नेक्टरीन। 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 और यही सवाल में आता है, ऐसा ही पूछता है ना इसको, तो अब बना लोगे। यस सर। यस सर। अब एक बात बताओ कि भाई अगर मान के चलो कि ये स्किन बन रहा है, स्किन में अगर ये हेयर की ग्रोथ हो रही है, तो ये हेयर की ग्रोथ को सीधा ऊपर से ब्रह्मा जी तो भेजते नहीं होंगे, जाओ प्रकट हो जाओ। कहीं ना कहीं इसके डीएनए, इसके जीन में होगा कि नहीं होगा? है ना। यस यस सर। तो क्या होता है कि ये जो फजीनेस जो है या हेयरीनेस है, यानी कि हेयर बनाने के लिए जो है एक जीन रेस्पॉन्सिबल होता है, वो जीन जो है प्रेजेंट होता है पीच में, तभी तो इसमें हेयर बन रहे हैं। लेकिन इसमें वो जीन जो है क्या होता है? अब्सेंट होता है। जो नेक्टरीन वैरायटी होती है उसमें फ्लावर, जिसमें ये स्किन वाला जो स्किन में हेयर लाने वाला जो जीन है
वो absent रहता है। absent है तभी तो वो बन नहीं पा रहा है ना, अगर प्रेजेंट होता तो हेयर बनता कि नहीं बनता, यस सर। है ना। तो क्या होता है कि याद रखेंगे, इट कंटेन्स जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हेयर इन फर्स। आप लिखोगे कि पीच में वो जीन मौजूद होता है जो कि हेयर बनाता है, और आपके इसमें क्या लिखोगे नेक्टरीन में, इट लैक्स जीन ऑफ हेयर और फजीनेस। हेयरीनेस या फजीनेस यानी कि बाल आने के लिए जो जीन की जरूरत है वो नेक्टरीन में नहीं होता, जबकि पीच में होता है, इसलिए उसमें आता है, इसमें नहीं आता है। समझ में आया। सर जीन का नाम क्या है? जीन का नाम नहीं है, या शायद मेरे को उसका नाम का आइडिया नहीं है, एग्जैक्टली नाम का आइडिया नहीं है। एक जीन होता है, इसको याद रखना। यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें जीन था, ये भी पीच है, नेक्टरीन में जीन नहीं है, ये भी तो पीच क्रॉप का ही है, भले नेक्टरीन एक अलग से ग्रुप है, फिर इसमें क्यों जीन नहीं है, इसमें क्यों जीन है। तो जीन एक्चुअल में शुरू में सभी जगह हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ वैरायटी में सिंगल जीन म्यूटेशन हो गया, कुछ वैरायटी में क्या हुआ, जीन म्यूटेशन हुआ, जीन या डीएनए में म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन होने के कारण आकार बदल गया, उसका स्ट्रक्चर बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया तो वो जीन जो कि फ्रूट में हेयर बनाने का काम करता था, अब शायद कुछ और काम करने लग गया होगा, जिसके कारण हेयर बनाने वाले जीन का जो अब्सेंस हो गया। तो म्यूटेशन होने के कारण ये वाला जीन कुछ वैरायटी से गायब हो गया और उसमें हेयर बनना बंद हो गया। उस कुछ वैरायटी के ग्रुप को हम नेक्टरीन कहते हैं। तो ये नेक्टरीन में जो हेयर गायब हुआ, इसका कारण क्या है, म्यूटेशन। सिंगल जीन म्यूटेशन। हाँ, सिंगल जीन म्यूटेशन, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक। इसके अलावा अगर आप सोचोगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कुछ नहीं, ये जो है लार्ज साइज के होते हैं थोड़े से साइज में। अब पीच और नेक्टरीन में जो बेसिक डिफरेंस है वो हेयर का ही है भैया, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। इसका साइज लार्ज होता है, इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है। ठीक है, इसका फ्रूट कम फर्म होता है, लेस फर्म। ये जो है छोटे होने के कारण फ्रूट मोर फर्म। इसमें फ्लेवर और एरोमा लेस होगा, इसमें मोर फ्लेवर एंड अरोमा, खुशबू और ये जो है इसमें ज्यादा होगा। क्लियर है। बाकी अगर आप देखोगे तो पीच और नेक्टरीन एग्जैक्टली सिमिलर दिखता है। दोनों में मेल्टिंग और नॉन मेल्टिंग प्रकार के फ्रूट हो सकते हैं, दोनों में क्लिंग स्टोन फ्री स्टोन प्रकार के वैरायटी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर हेयर है तो नेक्टरीन पीच कहलाएगा, हेयर नहीं है तो क्या कहलाएगा, नेक्टरीन। क्लियर है यहां तक। हाँ या ना, कुछ लास्ट वाला समझ पॉइंट में यस आया। सर। यस सर। कौन सा, ये सर लास्ट वाला। सर लास्ट का। फ्लेवर और एलोमा इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। ओके। पीच का नाम क्या है बताइए, बॉटनिकल नेम प्रूनस पर्सिका। क्या है आपका नाम, प्रूनस पर्सिका। सर थोड़ा ऊपर। हाँ एक मिनट, इसको लिख लो। पीच का नाम क्या है, प्रूनस, अच्छा चलो यही लिख लो। पीच का नाम है भैया, लिख लो प्रूनस पर्सिका, और इसी में म्यूटेशन होने से क्या बना है आपका, नेक्टरीन, उसका नाम है प्रूनस पर्सिका वैरायटी न्यूसी पर्सिका, लिख लो। वो उसमें क्या लिखे हैं सर नेक्टारिन में, जो फ्लेवर एंड अरोमा? मोर। ये सिंगल रिसेसिव जीन से गवर्न होता है। इसको मैं आप लोगों को, ये जीन को कैसे याद करना है इसका अभी क्लासिफिकेशन में एक क्लास लूंगा। कोशिश करते हैं कि क्या नाम है,
हॉर्टिकल्चरल क्लासिफिकेशन से पहले मैं एक जीन वाला क्लासिफिकेशन ले लूं आप लोगों का क्लास, ठीक है। उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये जो सिंगल रिसेसिव जीन, सिंगल डोमिनेंट जीन वाला को कैसे याद करना है। कई जगह आप लोग पढ़ते होगे ना, तो ऑलरेडी प्रीवियस ग्रुप वालों को तो बताया जा चुका है, आप लोगों को एक बार मैं बता दिए रहूंगा, ठीक है। अभी लिख ले रहा हूँ सिंगल रिसेसिव जीन कैसे याद करना है, वो मैं सब बताऊंगा आप लोग को कल, इसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट। यहां तक हुआ सभी लोगों का? तो बॉटनी क्लियर है आपके फ्रूट का? सर वो सिंगल यस रिसेसिव सर। जीन है कि सिंगल म्यूटेशन है? सिंगल रिसेसिव जीन, सिंगल रिसेसिव जीन अभी लिख लिए रहो, इसको मैं आप लोग को कल एक्सप्लेन करता हूँ कैसे काम करता है। यहां तक हो गया? सर वो पर्सिका वैरायटी के बाद न्यूसी। न्यूसी पर्सिका, हो गया। ओके ओके। 6:30 या 7 से आप लोगों का स्टार्ट होगा ना क्लास, मैम का मैसेज आ गया तो वहीं आसपास होगा, ठीक। ओके, तो हम लोगों ने पीच का बॉटनी पढ़ लिया, कुछ हद तक समझ में आया यहाँ तक की चीजें आप लोगों को? अभी पीच यस में सर। बहुत सर बॉटनी यस बाकी सर। है। अभी हम पीच की फ्लावरिंग पैटर्न पढ़ेंगे, पीच का रूट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अभी आना बाकी है, ठीक है। यहाँ तक का चीज क्लियर है ना सभी लोगों को? ठीक। अब हम आ जाते हैं यस सर। पीच के टेक्सोनॉमी में। इन चीजों को अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है, और उसके बाद आप लोग कॉम्पिटिटिव बुक से एक बार चेक कर लेना। तो पीच की टेक्सोनॉमी में है तो पीच का बॉटनिकल नेम क्या है? प्रूनस पर्सिका पर्सिका। है। पर्सिका। इसका नाम प्रूनस पर्सिका क्यों पड़ा? क्योंकि देखो पुराने जमाने में एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता था जिसे हम लोग क्या कहते थे? रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य कहते थे ना। तो ये जो रोम के यस। लोग थे, यानी कि वेस्टर्न कल्चर के जो लोग थे, वेस्ट के लोग, ये वेस्ट लोगों ने अब देखो ये हो गया मान लो यूरोप, ये हो गया क्या? एशिया। तुर्की के पास एक ब्रिज है, इसी से ही लोग ट्रेवल करके एशिया में आते थे। आप लोग को अगर हिस्ट्री पढ़े होगे या वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगे तो आएगा। यूरोप से मैं आप लोग को दिखाता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा। गूगल में कोई एक व्यक्ति पर्सिया सर्च करके देखो, किसे पर्सिया कहते थे, कौन से देश को कहते थे, इराक या ईरान? पर्सिया कौन से देश का पुराना नाम है? सर इराक का है ईरान। है ना? मैं दोनों में से एक में कंफ्यूज हूं, मैं एक मिनट चेक करके बता देता हूँ, फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ तो समझ में आएगा। ईरान को कहते थे क्या? ये सही ईरान। पर्सिया ओल्ड नेम ऑफ, नाउ मॉडर्न ईरान, ईरान को कहते थे, वही मैं भी सोच रहा था। देखो ये सब नाम देने का काम किसने किया? आपके एक यूरोपियन व्यक्ति ने, ठीक है। अब देखो ये यूरोपियन व्यक्ति कौन थे? प्रूनस पर्सिका नाम है ना। ये प्रूनस पर्सिका नाम किसने दिया? आपके ऑगस्ट जोहेन जियोर्ज बेच, इन्होंने 1801 में नाम दिया प्रूनस पर्सिका, ठीक है। अब देखो, चलो उसको लिखना बाद में, मैं दिखा दूंगा। ये देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो, ये हो गया भैया, इतने को हम क्या कहते हैं? एशिया। और इतना किसमें आता है? यूरोप। और ये वाला जो जगह है ना, यहाँ खतरनाक है, पहाड़ी और एकदम ठंडा जगह, तो यहाँ से तो कोई व्यक्ति आ जा सकता नहीं, ठीक है। तो लोग जो है ना, पहले जो ट्रेड करने के लिए हमारे इंडिया के व्यक्ति या चाइना के व्यक्ति लोग जो ट्रेड करने के लिए जाते थे ना, वो ऐसे होते हुआते यहाँ से होते हुए, ये देखो, ये टर्की में ये इस्तांबुल है ना, यहां से होते हुए यूरोप घुसते थे।
आप लोगों को पता होगा, कभी हिस्ट्री पढ़ोगे देखोगे इसी जगह पे लोग कब्जा कर लेते थे। ठीक है, आओ अब यूरोप में आंख दिखाओ या एशिया में आंख दिखाओ करके। तो इस जगह से ये देखो रोमन, ये पूरा इधर पूरा रोमन साम्राज्य था और इधर पूरा कौन सा था, मुगल साम्राज्य या ऑटोमन एम्पायर, क्या क्या बोलते थे जो भी है। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये रोमन लोग इधर से ट्रेवल करते करते आए 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 और उन्होंने देखा कि ये देखो यहाँ पास ईरान एक देश में इन्होंने क्या देखा, एक फ्रूट दिखा जो कि जो क्या था, पीच था। पीच फ्रूट को उन्होंने किस में देखा, ईरान देश में, और ईरान का नाम पहले क्या था, पर्सिया। तो उन्होंने उसका नाम, चूंकि उन्होंने इसको सबसे पहले ईरान में देखा था, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, प्रूनस पर्सिका। जबकि इसका ओरिजिन कहाँ है, चाइना है, लेकिन नाम किसके ऊपर रखा गया है, ईरान के ऊपर, क्योंकि भैया नाम रखने वालों ने सबसे पहले देखा इसको इसमें पर्सिका, पर्सिया में, तो उनको लगा यहीं का ओरिजिनेटेड क्रॉप है। समझ में आ रहा, जबकि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो चाइना में हुआ है, उसके भी इस वाले कोने में। क्लियर है कैसे नाम पड़ा? जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख लो, ये इसने नाम दिया था आपको, केवल और केवल इतना भी याद रहेगा ना तो भी काफी है। सर ईयर क्या है? 1801। ठीक, आगे बढ़े। यस। ठीक, अब देखो प्रूनस पर्सिका, इसका क्या हो गया, बॉटनिकल नेम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, समझ में आ गया। इसकी फैमिली क्या है भैया, रोजेसी। ठीक है, और रोजेसी फैमिली के साथ साथ इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 16। एकदम सिंपल सा है, याद रखना है। ओरिजिन कहाँ है, तो चाइना है। कोई डाउट है यहां तक किसी को? ठीक, जैसे ही हमने रोजेसी फैमिली लिखा, हम रोजेसी फैमिली के कौन से सब फैमिली में लिखते हैं इसे, प्रोनोइडी। प्रूनोइडी। तो प्रूनोइडी क्या हो गया इसका, सब फैमिली। और अगर हम लोग रोजेसी में आया मतलब इसका जीनस क्या होगा, प्रूनस होगा। प्रूनस इसका क्या है, जीनस। और प्रूनस जीनस में भी ये एक सब जीनस में आता है, क्या नाम है उसका, एमिगडेलस। पढ़े थे क्या, एमिगडेलस, ये क्या है, सब जीनस। इसमें दो क्रॉप आते हैं, पढ़े थे, एक हो गया आपका क्या, पीच, आलमंड और पिच पिच। और आलमंड। दूसरा आलमंड। वो क्रॉस क्लास लिया हो ना इसके ऊपर अलग से, तो उसको याद रखना। इस एमिगडेलस जीन की खासियत क्या है, इस एमिगडेलस सब जीनस की खासियत क्या है, यहाँ शॉर्ट स्टॉक्ड या फिर सेसाइल फ्लावर होते हैं। तो हमने पीच की खासियत पढ़ी ना अभी, सेसाइल फ्लावर। दूसरी खासियत क्या है, फ्लावर ओपन्स बिफोर लीफ इमरजेंस। तो अभी हमने देखा ना कि फूल खिलने से पहले ही फ्लावर के पत्ती की निकलने से पहले ही फूल खिल जा रहे हैं। तो ये खासियत है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? स्लाइड थोड़ा नीचे करिए। हो गया सर। हो गया। अब देखो, इसके अलावा पीच के कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज लिख लो, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब मैं इसे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि इन स्पीसीज के साथ अगर हम पीच को क्रॉस करते हैं तो पीच का कंपेटिबिलिटी बैठता है। क्लोज रिलेटिव एंड डिस्टेंट रिलेटिव पढ़े होगे ना। डिस्टेंट रिलेटिव मतलब जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, क्लोज यानी कि जो पास वाले। तो प्रूनस डेल्सिस लिखिए, प्रूनस डेल्सिस, प्रूनस नीरा, नाम सुने हो ना, प्रूनस डेविडियाना। अभी आप हाइब्रिड पढ़ोगे इसमें एक वैरायटी, वहां पे ये सब नाम आएंगे, प्रूनस नीरा, प्रूनस डेल्सिस, प्रूनस डेविडियाना। ये सब जो है कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो कि इसके क्लोज रिलेटिव हैं। इनके साथ अगर आप क्रॉस करोगे
तो पीच क्रॉस हो जाता है। ये नाम को बस लिख के रखे रहो, काम आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, सभी लोग यहाँ तक कंप्लीट है, आगे चले। यस यस सर। यस सर। ठीक, अब देखो, अभी तक हमने जो बॉटनी में कैरेक्टर पढ़ा वो सब किसका था? प्रूनस पर्सिका पीच का पढ़ा। इसमें एक स्पीसीज पाई जाती है जिसे कहते हैं प्रूनस डेविडियाना, अभी हमने नाम पढ़ा। ये जो डेविडियाना है इसे हम लोग कहते हैं फादर डेविड्स पीच। ये अपने आप में ऑर्नामेंट, ये इसको हम लोग जो है एज एन ऑर्नामेंटल ट्री यूज करते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें पिंक फ्लावर आता है, पिंक फ्लावर, और बहुत ज्यादा अर्ली फ्लावरिंग आती है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस क्या याद रखना है कि ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर इसे फादर डेविड पीच, हाँ, फादर डेविड पीच कहते हैं। ठीक है, तो लगभग बॉटनी एंड स्पीसीज क्लियर है आप लोगों को? 2 ही 3 स्पीसीज है, बहुत ज्यादा नहीं है पीच में। आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इसके सीड के बॉटनी में। ये एक लास्ट बचा हुआ था बॉटनी में। अगर हम लोग सीड की बॉटनी देखते हैं तो सीड की अगर अपन लोग खासियत देखें तो सबसे पहली बात तो सीड इसका होता है भैया बिटर, और इसको खाया नहीं जाता। बिटर होता है, नॉट ईटन, नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? एमिगडेलिन। ये एमिगडेलिन को अगर आप खाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के? हाइड्रोजन साइनाइड, साइनामाइड। ठीक है, HCN में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे हम नहीं खाते हैं। याद रखेंगे, इसके सीड में क्या पाया जाता है? एमिगडेलिन। जबकि पल्प में एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रूनासीन। ये प्रूनासीन भी वैसा ही एक केमिकल है जो कि बाद में हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो पल्प में प्रूनासीन पाया जाता है, सीड में एमिगडेलिन पाया जाता है भैया, याद रखेंगे। ठीक है, सर प्रोनासिन HCN में बदलेगा कैसे? ये भी बदलता है, ये भी बदलता है। अभी बताऊंगा, अभी रूट वाले में ना इसको बताऊंगा। ठीक है, यहां तक हुआ। और दूसरी चीज, इसका जो सीड होता है, इसका आउटर कवरिंग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो सीड कोट। और सीड कोट में क्या जुड़ा हुआ रहता है? एंडोकार्प जुड़ा रहता है। तो इसका आउटर कवरिंग जो है ना, वो बहुत ज्यादा क्या होता है? थिक होता है, मोटा होता है। इसलिए इसमें डोरमेंसी जो है बाकी क्रॉप के कंपैरिजन में क्या होता है? लॉन्ग होता है। तो ब्रीडर लोग इसकी डोरमेंसी को जल्दी तोड़ने के लिए क्या करते हैं? हम लोग जनरली डोरमेंसी तोड़ने के लिए हम क्या करते थे? स्ट्रेटिफिकेशन करते थे। इसमें स्ट्रेटिफिकेशन के साथ साथ स्केरिफिकेशन भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्ट्रेटिफिकेशन में क्या था? चिलिंग रिक्वायरमेंट था, तो वो हमने स्ट्रेटिफिकेशन के थ्रू हम पूरा कर दिए। लेकिन यहाँ तो थिक आउटर कवरिंग भी एक प्रॉब्लम है, तो इसको तो तोड़ना पड़ेगा ना। तो पीच में स्केरिफिकेशन प्लस स्ट्रेटिफिकेशन दोनों किया जाता है, बाकी में केवल स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। समझ में आ रहा? सर। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग पीच के बॉटनिकल सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आप लोगों को कुछ 2-4 कॉम्पिटिटिव पॉइंट लिखा दूं या क्लाइमेट समझाऊं? क्या समझेंगे पहले आप लोग बताइए। कॉम्पिटिटिव पॉइंट। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर क्लाइमेट सॉइल समझते हैं। आज हमारे पास टाइम है अभी, जितना हम समझ पाएंगे उतना हम लोग करते हैं। फ्लावरिंग फ्रूटिंग को फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम का क्लास टाइमिंग भी अपडेट हो जाएगा थोड़ा देर में, ठीक है? ओके, सो आप लोगों का नेक्स्ट जो आता है, इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट लिख लीजिए। जैसे कि इसका चिलिंग रिक्वायरमेंट कितने घंटे का है? 400 400 से to 1000। 1000 आवर्स। ठीक है, लोएस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट लिख लीजिए।
लोएस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट आफ्टर आलमंड, आलमंड के बाद लोएस्ट चिलिंग रिक्वायरमेंट इसी का है, ठीक है। अर्लीस्ट फ्लावरिंग, सबसे शुरुआत में फ्लावरिंग आती है, ठीक है, ये लिख लीजिए। पल्प में प्रूनासीन पाया जाता है, लिख लो, पल्प में प्रूनासीन, और सीड में एमिगडेलिन। इसमें फ्रूट ना दो तीन अलग अलग प्रकार के पल्प के आते हैं। एक आता है जिसमें पल्प जो है येलो फ्लेश्ड होता है, मैं आप लोग को स्किन के हिसाब से बताया, शेप वो क्लिंगनेस के हिसाब से बताया, इस कलर वाला बताना भूल गया था। जिनके पल्प या गूदे का कलर येलो कलर का हो उसको हम लोग कैनिंग के लिए यूज करते हैं। और जनरली जो व्हाइट फ्लेश्ड होता है उसे डिहाइड्रेशन, ठीक। मेजर एसिड, तो याद रखना लगभग सभी में मैलिक एसिड ही मेजर एसिड है। अच्छा, इसमें भी ब्राउनिंग और एस्ट्रिंजेंसी, एस्ट्रिंजेंसी समझते हैं ना, कसैलापन, दोनों की समस्या है। ब्राउनिंग किसके कारण होता है, एस्ट्रिंजेंसी किसके कारण होता है? टैनिन कंटेंट। टेनिन या फिनॉल के कारण एस्ट्रिंजेंसी होता है। ब्राउनिंग भी टेनिन या फिनॉल के कारण होता है, ठीक है, मतलब ब्राउनिंग तो फिनॉल के ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो याद रखेंगे, एक तो इसमें क्या पाया जाता है, फिनोलिक कंपाउंड पाया जाता है, इसी के कारण एस्ट्रिंजेंसी, कसैलापन आता है, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरा चीज, ब्राउनिंग कब होता है, जब इसी फिनोलिक कंपाउंड को कौन, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ये एंजाइम जो है क्या करे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दे। तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम के प्रेजेंट होने के कारण, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में इस फिनोलिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और ब्राउनिंग की समस्या आती है। और इसी फिनोलिक कंपाउंड के प्रेजेंट होने के कारण कहीं ना कहीं इसमें एस्ट्रिंजेंसी की भी समस्या आती है। समझ पा रहे हो इस बात को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। इसमें फ्रूट बड कैसे पाए जाते हैं, सिंपल या मिक्स्ड? सिंपल। 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 फ्लावरिंग में अभी कुछ कुछ बॉटनिकल चीजें बाकी हैं, फ्रूट बट का मैं बताऊंगा, फ्लावरिंग की पोजीशन का बताऊंगा, कौन से ईयर ओल्ड में होता है, कितने बार आता है, तो वो वाला पोर्शन बचा है, उसको मैं कल के क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके, यहां तक हुआ। उसके बाद अगर हम लोग बोले कि ये सेल्फ इनकम्पेटिबल है या कंपेटिबल, तो क्या आएगा, कंपेटिबल। कंपैटिबल। सेल्फ कंपेटिबल है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर मान के चलो इसमें ब्राउनिंग की समस्या, और इसी में नहीं, किसी भी फ्रूट या किसी भी चीज में मान लो ब्राउनिंग किसके कारण होता है, बताओ तो जरा, लिख लो पॉलीफिनॉल इसको। पॉलीफिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड बाय पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम जो है फिनोलिक कंपाउंड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्राउनिंग की समस्या आती है। तो अगर मुझे मान के चलो मैं एप्पल काट के रखा हूं, आम काट पोटैटो काट के रखा हूं, और मैं चाहता हूं कि इसमें ब्राउनिंग की समस्या ना आए, तो मैं क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकता हूँ। एंटीऑक्सीडेंट यूज कर सकते हैं, और सॉल्ट का यूज कर सकते हैं। सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, एसिड का यूज कर सकते हैं, है ना। आप लोगों ने जब एप्पल का जैम बनाया होगा तो काट के उसको 2% एप्पल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबो के नहीं रख देते थे, एप्पल के को काट के, जब तक जैम के लिए तैयार ना हो, कि वो भूरा ना पड़ जाए, है ना। तो ब्राउनिंग से प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम ब्राउनिंग, और ये इसी ही क्रॉप में नहीं, किसी भी क्रॉप में आप क्या करोगे, 2 से 3% सॉल्ट सॉल्यूशन में डुबो दोगे, तो क्या हो जाएगा, ब्राउनिंग बच जाएगा। आप लोगों को, जितने लोगों ने कैनिंग की क्लास की उनको मैंने कैनिंग में भी ये चीज पढ़ाया है। आप एसिड ट्रीटमेंट कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हो, आप जो है शुगर का यूज कर सकते हो, सॉल्ट का यूज कर सकते हो, याद है? यस सर। तो ब्राउनिंग से बचाने के लिए ये कर सकते हैं, लिख लेना इसको, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको?
यस सर। यस सर। प्रूनिंग टाइम दिसंबर जनवरी होगा, ये लिख लो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट है और बाकी चीजें आपकी कल्टीवेशन पोर्शन में साथ साथ कवर होता जाएगा। ठीक, यहां तक हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्लाइमेट एंड सॉइल में। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। अगर हम प्रूनिंग लोग टाइम इसके दिसंबर जनवरी क्लाइमेट, था। हाँ हाँ दिसंबर जनवरी, वही दिसंबर जनवरी फरवरी तक जाता है, दिसंबर जनवरी कॉमन ऑप्शन है। ठीक है, और क्लाइमेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं आपका पीच जो है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल दोनों में ग्रो किया जा सकता है। टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल दोनों में ग्रो किया जा सकता है, लेकिन ये क्रॉप क्या है अपने आप में, एक टेम्परेट क्लाइमेट क्रॉप है। हालांकि ग्रो ये दोनों जगह होता है। क्यों दोनों जगह ग्रो होता है? क्योंकि इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट क्या है, लो है, लो चिलिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ठंड के सीजन में इसको भी क्या बोलते हैं कि अपने क्लाइमेट, अपने चिलिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ये चीज तो सबको क्लियर है। तो क्लाइमेट में कुछ नया नहीं है बताने को, लेकिन आपको इसके क्लाइमेटिक कंडीशन को लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि मैं कौन से ऐसे कंडीशन को अवॉइड करूं कि मैं पीच की कल्टीवेशन अच्छा कर सकूं। समझ में आ रहा? फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने पढ़ा कि पीच में फ्लावरिंग जो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कहाँ कब आ जाती है, फेब्रुवरी फर्स्ट वीक में। और टेम्परेट क्लाइमेट में कब आ जाता है, फेब्रुवरी मार्च। लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में आ जाती है फ्लावरिंग। अब आप खुद सोचो, जहां फरवरी फर्स्ट वीक में या मार्च फर्स्ट वीक में फ्लावरिंग आ जा रहा है, तो वहां पे आपका आपका जो है क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका पीच है, इसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से रहेगा, ससेप्टिबल टू स्प्रिंग फ्रॉस्ट। स्प्रिंग सम। चाहे ये जगह हो या ये जगह हो, गलती से मार्च के महीने में बर्फ गिर गया तो फिर पूरा फूल खत्म। तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से होगा, स्प्रिंग फ्रॉस्ट से। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये ससेप्टिबल है किससे, हाई ह्यूमिडिटी से। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा मात्रा में हुई तो क्या होता है, इंसेक्ट एंड डिजीज का अटैक होता है। तो बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी को आपको अवॉइड करना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई वाटर टेबल, पानी बहुत ज्यादा मौजूद होना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लिख लेना। पीच हाईली ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी रीजंस देखेंगे दोनों के। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, हाई ह्यूमिडिटी से इंसेक्ट डिजीज आते हैं, स्प्रिंग फ्रॉस्ट में पूरा फ्लावर डैमेज होने के चांसेस हैं, और हाई वाटर टेबल या पानी की बहुत ज्यादा अधिकता भी इसके लिए सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पास? यस सर। यस सर। ठीक है, फ्लावरिंग इसमें अर्लीस्ट आती है, चिलिंग रिक्वायरमेंट आलमंड से बस ज्यादा है, बाकी सबसे कम है। ये क्लियर है? स्लाइड नीचे करना सर। हाँ, ये लिख लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो क्लाइमेट में कुछ नया नहीं है भाई, चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए ठंड पड़ना चाहिए। ठंड के सीजन में ये डॉर्मेंसी में चला जाता है। फ्लावरिंग फरवरी मार्च में आती है, फ्रूटिंग जून जुलाई अगस्त तक आती है। इसमें कोई नया चीज नहीं है, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा। जिन चीजों का आपको ध्यान देना है, मैं वो चीज आप लोग को बता रहा। ठीक है, कि भाई ठंड के सीजन में एकदम ठंडा क्लाइमेट ठीक नहीं है, गर्मी सीजन में एकदम गर्म हवाएं चलेंगी तो फ्लावर का डेवलपमेंट खराब होगा, फ्रूट का डेवलपमेंट खराब होगा। ये तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है ना, इसमें कुछ नया तो है नहीं। ठीक है, ये लिख लेना कि नेक्टरीन जो है ये मोर ससेप्टिबल होते हैं लो टेम्परेचर के लिए, मोर ससेप्टिबल टू लो टेम्परेचर कंपेयर टू पीच। पीच के कंपैरिजन में नेक्टरीन जो है ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं। यहां तक हो गया? यस सर। ठीक है, अब देखो इसके बाद आपको जो है इसमें जो याद रखना है इसके क्लाइमेट में,
वो बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके सॉइल वाले सेक्शन में। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि जैसे रेन हाई ह्यूमिडिटी वगैरह की बात करें तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सनसाइन वगैरह आप लोग पढ़ चुके हो। इसके सॉइल में आ जाओ। अगर हम लोग इसकी सॉइल की बात करें तो जब आप लोग जो है कल्टीवेशन करोगे तो आपको खासकर ध्यान रखना है कि आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। आयरन की डेफिशिएंसी हुई तो फ्रूट में रेड कलर के डॉट्स आ जाते हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी पे आपको खास ध्यान रखना है। आयरन डेफिशिएंसी से इसमें सिम्टम सीधा दिखते हैं। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है कि आपका जो पीच है वो हाईली ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होता है, ये याद रखेंगे। अब इसकी क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझते हैं पहले, ठीक है। ये मैं एक पॉइंट लिखाया हूं, अब एक पूरा कहानी चालू होगा, उस कहानी को समझो पहले, फिर वाटर लॉगिंग क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम है वो समझ में आएगा। इसके अलावा पपाया है, बनाना है, सब वाटर लॉगिंग ससेप्टिबल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कस्टर्ड एप्पल है ना, बहुत सारे क्रॉप्स में हमने देखा है। अब देखो, अगर हम लोग पीच के रूट की बात करें तो पीच में क्या होता है, विंटर के सीजन में कौन सा कंडीशन में जाता है पीच? डेसिडियस। हाँ, डेसिडुअस नेचर में जाता है, जो कि अल्टीमेटली क्या कहलाता है? डोरमेंसी कहलाता है। अब ये रहा पौधा, और ये पौधे में अब केवल ऊपर में ब्रांचेस रह गई हैं और नीचे में क्या हो गया, केवल और केवल क्या रह गया? रूट। तो इन रूट में क्या होते हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट। ये बड़े रूट तो एब्जॉर्ब करते नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे 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 रूटलेट्स होते हैं, रूट हेयर जिसे कहते हैं। स्मॉल रूटलेट्स प्रेजेंट होते हैं ना इस रूट में बहुत सारे। वही रूटलेट्स जो है क्या करते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। लेकिन जब पौधा डोरमेंसी में होता है ना, तो ड्यूरिंग डोरमेंसी क्या होता है, स्मॉल रूटलेट्स जो होते हैं इसके, वो जो है क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, स्मॉल रूटलेट्स गेट्स लॉस्ट बाय प्लांट रूट। प्लांट का जो रूट होता है ना, वो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रूटलेट्स को लूज कर देता है डोरमेंसी के टाइम में, क्योंकि भाई प्लांट में एक्टिविटी नहीं हो रही है, खाना नहीं हो रहा है, तो कहां से वो रूट को मेंटेन करेगा। तो ड्यूरिंग डोरमेंसी क्या होता है, पौधा जो है क्या करता है, ये जो बहुत सारे छोटे छोटे रूटलेट्स होते हैं उसको लूज कर जाता है। अब जब पौधा जो है फरवरी मार्च में ग्रोथ चालू किया, फरवरी मार्च में इसका डोरमेंसी टूट गया। अब डोरमेंसी टूट गया तो ये चाहता है कि मैं पत्ती बनाऊं, लीफ बनाऊं, शूट बनाऊं, फ्लावर लाऊं। तो भाई फ्लावर, पत्ती जो भी लाना है आपको, पहले तो क्या चाहिए, रूट से वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। यस अब वाटर एंड मिनरल का न्यूट्रिशन कौन, एब्जॉर्प्शन कौन करता था? स्मॉल रूटलेट। रूट हेयर। लेकिन रूट हेयर अभी है क्या पौधे में मौजूद? नो सर। नहीं है। मतलब अगर रूट हेयर की है मतलब कुछ मात्रा कम हो गई है। अगर रूट हेयर नहीं है मतलब क्या नहीं एब्जॉर्ब होगा? रूट हेयर नहीं है मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन होगा क्या अच्छे से? नो सर। नो सर। वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा? नो सर। नो क्योंकि सर। पानी में ही घोल के तो पौधा वो अंदर लेता है ना वाटर मिनरल को, मिनरल न्यूट्रिएंट को, है ना। तो क्या होगा कि पौधा जो है रूट हेयर की कमी से जूझेगा तो वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो पौधे का सबसे मेन फोकस क्या होगा कि भाई वेजिटेटिव ग्रोथ ठीक है थोड़ा मोड़ा करते रहो ऊपर में, लेकिन सबसे जरूरी क्या है पौधे के लिए अभी के डेट में, क्या बनाना सबसे जरूरी है? रूट हेयर। रूट हेयर बनाना। रूट हेयर बनेगा तभी तो ना पौधा पानी एब्जॉर्ब करेगा और पौधा में प्रॉपर ग्रोथ आएगी। अब रूट हेयर बनाना है तो रूट हेयर बनाने के लिए पौधे को क्या चाहिए? फूड मटेरियल चाहिए, है कि नहीं? और फूड मटेरियल के लिए क्या यस चाहिए? सर। फूड मटेरियल में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। इस कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च जो भी होगा, उसको वो तोड़ेगा तो उससे क्या निकलेगा आपका? एनर्जी निकलेगा।
और एनर्जी निकलेगा तभी तो एनर्जी का उपयोग करके सेल डिवीजन की मात्रा को बढ़ा के रूट हेयर का फॉर्मेशन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? Yes, समझ sir. रहे हैं? सभी समझ पा रहे हैं? मतलब Yes, sir. रूट हेयर की मात्रा को बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए? खाना चाहिए। उस खाना को लाने के बाद उसे पचाना है, ठीक है, उससे एनर्जी निकालना है। तो इस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। Respiration. रेस्पिरेशन कहते हैं। मतलब मुझे अगर रूट हेयर बनाना है तो खूब सारा एनर्जी चाहिए, मतलब खूब सारा क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। ये खाना बनाने के लिए मुझे फोटोसिंथेसिस करना है, वो ऊपर वाले कर लिए, या रिजर्व फूड था उसको भेज दिए, लो हमारा पुराना स्टॉक था ले लो। हमको अब उस खाने से एनर्जी बनाना है तो रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। जब मैं फोटोसिंथेसिस करता हूँ, खाना बनाता हूँ, तो मैं कौन से गैस का उपयोग करता हूँ? Carbon Carbon dioxide. dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। और जब मैं रेस्पिरेशन करता हूँ तो कौन से गैस का उपयोग करता हूँ? Oxygen. ऑक्सीजन के बिना तो रेस्पिरेशन हो नहीं पाएगी, है कि नहीं? मतलब अगर मुझे रूट हेयर बनाना है तो खाना तो पौधे में मौजूद है ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खाना मौजूद होगा, और खाने से मैं एनर्जी बना ही लूंगा, और एनर्जी बन के तो रूट हेयर बन ही जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो पौधे के अंदर नहीं है, पौधे के बाहर है, जमीन से लेना है। वो कौन सा चीज है? Oxygen. ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ मौजूद होता है? जमीन में। जमीन के ये जो मटेरियल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, इसके बीच बीच में छोटे छोटे पोर स्पेस होते हैं। इस पोर स्पेस में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? हवा है। और अगर एयर है तो उसमें ऑक्सीजन होगा ही होगा। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि भैया पौधे जो है डोरमेंसी के बाद, अपना सबसे पहले कहानी को पूरा समझते हैं, ठीक है? पौधे जनरली डोरमेंसी में जाते हैं, खाने की कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी होती है, एक्टिविटी नहीं होती, रूट हेयर लॉस कर जाते हैं। डोरमेंसी के बाद उनको ग्रोथ पूरा लाना है, ग्रोथ में आने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करने के लिए कहीं ना कहीं रूट हेयर चाहिए। तो पौधे का फोकस क्या होता है कि हम नया रूट हेयर बनाए। नया रूट हेयर बनाने के लिए पौधे को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ताकि वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सके। तो ऑक्सीजन कब मिलेगा? जब उसे जमीन में पोर स्पेस मिलेगा, तो वहां से वो ऑक्सीजन लेगा और वो रूट हेयर का निर्माण करेगा। पर मान लो कि कंडीशन ऐसी हो गई कि यहाँ पास क्या था? ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं थी, और यहाँ पे कौन सी कंडीशन क्रिएट हो गई? वाटर लॉगिंग। या यह मान लो कि यहाँ वाटर टेबल बहुत हाई था, अपने सॉइल में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो एक बात बताओ, ये सॉइल है, ये इसके जड़ हैं, यहाँ पास ये पोर स्पेस में अगर पानी की मात्रा ज्यादा है तो ये पोर स्पेस में अब हवा रहेंगे कि पानी भर जाएगा? पानी भर जाएगा। वाटर लॉगिंग पानी कंडीशन में भर क्या हो जाएगा? यहाँ पास पानी भर जाएगा। अगर यहाँ पे पानी भर गया तो क्या यहाँ पे हवा होगा? नो नो अब रूट हेयर नहीं है, इतना पानी होने के बावजूद भी क्या रूट जो है इस पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है? एक तो रूट हेयर नहीं है तो वैसे भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, दूसरा ऐसा ग्रेविटेशनल वाटर को तो वैसे भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। दूसरा चीज, अब पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, चलो दिक्कत नहीं है, अपन कहीं कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन भैया ऑक्सीजन को भी ले गया ये पानी, ऑक्सीजन, ये पानी आके जमा हो गया, मतलब वहां से ऑक्सीजन खत्म हो गया। खाली बॉटल में ऑक्सीजन मिलेगा? एक लीटर पानी भरा रहेगा उसमें थोड़ी ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहां से ऑक्सीजन भी स्केप कर गया। मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन में जमीन में किसकी कमी होती है? एयर की। एयर की कमी यानी कि किसकी कमी हो गई? Oxygen. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब कौन सा प्रोसेस रुक गया? Respiration. रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्रोसेस रुक गया, मतलब क्या नहीं बनेगा? क्या नहीं मिलेगा पौधे को? खाना, Energy. एनर्जी एनर्जी नहीं मिलेगा। अब अगर पौधे को एनर्जी नहीं मिलेगा तो डोरमेंसी के तुरंत बाद क्या वो नया रूटलेट बना पाएगा क्या? नो नो सर। तो पौधा कमजोर हो जाएगा। ये कब की कंडीशन है? अगर फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गया। इसके अलावा ये पहला कंडीशन समझ में आया, वाटर लॉगिंग से डैमेज। यस सर। ठीक है, तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली मिनरल अपटेक, वाटर एंड मिनरल अपटेक जो है, ठीक है, वाटर एंड मिनरल अपटेक क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अगर मान के चलो
फरवरी मार्च में रूटलेट बन भी गए, जून जुलाई में भरपूर पानी गिर गया और आपने जो है क्या किया कि आपने ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं बनाई, तो उस समय भी जमीन में पानी भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा अगर निकासी या ड्रेनेज नहीं है तो? Yes. उस समय भी अगर भर जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पास पूरा जमीन में पानी भर जाएगा, तो यहाँ हवा गायब, हवा गायब तो ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन गायब तो रेस्पिरेशन रुक जाएगा, रेस्पिरेशन रुक जाएगा तो पौधा का रूट फिर से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना, कुछ चीजों को तो एनर्जी के यूज के साथ वो एब्जॉर्ब करता है। रेस्पिरेशन रूट नहीं कर पाएंगे, रूट को अपनी ग्रोथ के लिए एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो पहला एक रूटलेट फॉर्मेशन रुक जाता है, दूसरा वाटर मिनरल अपटेक रुक जाता है, तीसरा रूट का खुद का ग्रोथ रुक जाता है। क्लियर है ये चीज? इस तरीके से वाटर लॉगिंग हार्मफुल है। यस यस सर। Yes, sir. एक लास्ट कंडीशन और होता है, किसी ने प्रूनेसीन के ऊपर डिस्कशन किया था ना, तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाता है तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो तो होती ही है, इसके अलावा अगर यहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो यहाँ बस क्या की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, है कि नहीं? यस ये तो क्लियर है ना? तो क्या होता है, जो पौधे के रूट में क्या पाया जाता है, केमिकल कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रूनेसीन कहते हैं। ये सारे प्रूनस स्पीसीज में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रूनेसीन की भी एक खासियत होती है, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, समझ में आ रहा है, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी यानी कि क्या हो गया, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्रूनेसीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड में। समझ में आ रहा है? पौधे के रूट में प्रूनेसीन है, जब तक ऑक्सीजन है तब तक प्रूनेसीन प्रूनेसीन ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड में, और पौधा ऑटोटॉक्सिक हो जाएगा, अपने खुद के लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। मतलब वाटर लॉगिंग कंडीशन सर हुआ तो ऑक्सीजन की, हाँ हाँ बोलिए। सर प्रोनोसिन रूट में पाया जाता है या फ्रूट में सर? दोनों जगह पाया जाता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रूनेसीन रूट में भी पाया जाता है। अब वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गया मतलब वहां से एयर गायब हो गया, एयर गायब हो गया मतलब ऑक्सीजन गायब हो गया, तो ऑक्सीजन जैसे ही गायब होता है रूट में पाया जाने वाले प्रूनेसीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन साइनाइड में, और रूट के लिए वो टॉक्सिसिटी का काम करता है, ऑटोटॉक्सिक हो जाता है। तो इतने प्रकार से वाटर लॉगिंग कंडीशन पीच को परेशान करता है, इसलिए हाईली ससेप्टिबल बोलते हैं। पूरे टेम्परेट क्रॉप में सबसे ज्यादा ससेप्टिबल यही है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. मैकेनिज्म क्लियर है सब लोगों को? देखो, हवा में तीर नहीं मारना है भाई, चीजें प्रॉपर क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब इतना पढ़े हो, इतना कहानी पढ़े हो, तो वाटर लॉगिंग ससेप्टिबल पूछेगा तो उतना तो बना लोगे ना एग्जाम हॉल में। जी Yes, सर। sir. Yes. Sir. ठीक है, चलिए समझ में आया ना इतना? एक बार वीडियो रिपीट में देख लेना, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना मेरे को। ठीक, यहां तक हो गया। चलिए इसके आगे लिखते हैं, आज इसको थोड़ा सा और आगे कंप्लीट करते हैं। कुछ रूट स्टॉक आप लोग नोट कर लीजिए और इसका प्रोपगेशन कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद जो हो पाएगा उतना करेंगे, बाकी कल की क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन से आप लोगों की इसकी क्लास नहीं हो पा रही है, इसलिए आज थोड़ा इसको लंबा ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके रूट स्टॉक की कुछ लिस्ट लिख लीजिए। तो देखो, अगर आप लोग इसके रूट स्टॉक की लिस्ट के बारे में बात करो तो देखो, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका नीमाटोड का। तो नीमाटोड के लिए इसमें कुछ रूट स्टॉक है, लिख लीजिए। नेमागार्ड, नेमा रेड, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, फ्लोरा गार्ड और ओकीनावा, ठीक है। ये सब तो गार्ड वाले जितने हैं और नेमा वाले हैं वो नीमाटोड है, ऑटोमेटिक बना लोगे। ओकीनावा बस को याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऑटोमेटिक याद कर लोगे, ठीक है। इसमें से ये जो नेमा गार्ड है, इस नेमा गार्ड की खासियत क्या है भैया, ये प्रूनस पर्सिका और प्रूनस डेविडियाना के क्रॉस से बना है। डेविडियाना याद है, मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था, आगे आएगा ये फादर डेविड बीच, है ना। तो चलो प्रूनस पर्सिका और डेविडियाना के क्रॉस से बना है। ये क्रॉस को ऑलरेडी जेआरएफ सीईटी दोनों में पूछा जा चुका है, इसको याद रखना। नीमाटोड रेजिस्टेंट है ये, क्लियर है? सर ओ ओकिनावा है।
ये ओकिनावा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। Yes, sir. इसके बाद इसमें भी एक सीरीज पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीएफ सीरीज। जीएफ सीरीज का नाम क्या है, ग्रैंड फेराडे। ठीक है, जीएफ सीरीज पाया जाता है। जीएफ सीरीज मतलब क्या हुआ, ये पीच और आलमंड के क्रॉस करने से जो हाइब्रिड बना है वो है, पीच इंटू आलमंड के हाइब्रिड से बना है। इसमें आता है GF677, GF557। ये दोनों एल्केलाइन सॉइल के लिए टॉलरेंट है। एल्केलाइन सॉइल यानी कि पीएच हाई होगा कि लो, हाई पीएच, हाई होगा, हाई। हाँ। अब देखो पीच की प्रॉब्लम, देखो मेनली प्रॉब्लम को समझोगे ना तो आपको रूट स्टॉक की यूज भी समझ में आएगा। पीच में एक नीमाटोड का प्रॉब्लम था तो हमने किसको कर लिया, पर्सिका डेविडियाना, ठीक है, सॉरी नीमागार्ड, नीमारेड, ओकिनावा। दूसरा हमने पीच के सॉइल में एक समस्या पड़ी थी कि भाई पीच में जनरली आयरन डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे रेड डॉट देखने को मिलते हैं, याद है। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर जमीन नॉर्मल है तो क्या उसमें आयरन डेफिशिएंसी होगा, No, sir. जनरली आयरन डेफिशिएंसी कौन सी प्रकार के सॉइल में होती है, Calculating. कैलकेरियस या एल्केलाइन सॉइल में होती है ना भाई, उधर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है तो एल्यूमिनियम आयरन जैसी चीजें घट जाती है ना। तो अगर मैं एक ऐसा पौधा बना लूं जो एल्केलाइन सॉइल में प्रॉपरली अपने आप को सस्टेन कर लेगा तो वो एल्केलाइन सॉइल में भी कहीं ना कहीं आपकी आयरन की जो एब्जॉर्बिलिटी है उसको बढ़ाएगा एक तो, दूसरा आपका आयरन खोज के लेके आएगा। तो एल्केलाइन सॉइल में भी जो प्रॉपरली ग्रो कर सके ऐसा रूट स्टॉक है GF677, 557। तो इनमें जो है ना क्लोरोसिस वगैरह की मात्रा कम आती है। ठीक है, तो उतना लंबा रिलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखना कि ये इन दोनों में काम करता है। इतना क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद मैं आप लोग को एक रूट जीएफ स्टॉक, सीरीज के सामने लिखा है वो क्या है? जीएफ ग्रैंड सीरीज के फेरेडे, सामने लिखा उसका है। फुल फॉर्म है ग्रैंड फेरेडे। लिख लिया यहां तक। तो जीएफ सीरीज हो गया। ठीक है, याद रखना भैया सीरीज का नाम। उसके बाद एक रूट स्टॉक आता है जिसे हम लोग कहते हैं साइबेरियन सी। अब साइबेरिया कौन से देश में है, रसिया। रसिया। और जैसे ही रसिया आया तो एक कैरेक्टर तो आपको आंख बंद करके याद करना है, कौन सा, कोल्ड Cold हार्ड। hardy. कोल्ड हार्डी। हार्ड। बस नाम से याद हो गया, लिख लो कोल्ड हार्डी। रसिया में पानी की भी तो कमी है भैया, ये ठंडे रेगिस्तान है तो ड्रॉट हार्डी भी हो गया। ठीक है, तो कोल्ड हार्डी और ड्रॉट हार्डी है, और ये ना हाई कैल्शियम कंसंट्रेशन को भी झेल सकता है। हाई कैल्शियम कंटेंट वाले सॉइल में भी जिंदा रह सकता है क्योंकि इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म पाया जाता है कि ये कैल्शियम को कम मात्रा में एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें एक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है जिसे कहते हैं रूबीरा। लिख लो, रूबीरा क्या है, ड्वार्फिंग रूट स्टॉक, रूबीरा, RUBIRA। अब देखो हमने इसे कोल्ड की समस्या पूरी कर दी, नीमाटोड की समस्या पूरी कर दी, एल्कलाइन सॉइल की समस्या पूरी कर दी, ड्वार्फिंग चाहिए हम वो भी कर दिए। पर इसमें भाई एक सबसे मेजर एक मेजर समस्या था, उसका समस्या हम लोगों ने ठीक किया क्या, No, sir. रूबीना इसी के अंदर रहा है ना। रूबीरा जो है आपकी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। इसके अलावा अगर आप लोग लिखना चाहो तो प्रूनस टोमेंटोसा, ये भी ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। ये एक प्रकार का चेरी है, आगे बताऊंगा, ये भी रूट स्टॉक के रूप में यूज होता है। ठीक है, सर इसी सीरीज में, क्या बोलिए, इसी में आएगा ना साइबेरियन सी में सर। नहीं 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 नहीं, साइबेरियन सी जो है कोल्ड हार्डी हो गया, उसके बाद रूबीरा जो है और प्रूनस टोमेंटोसा ये ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है। ये अलग है, ये अलग है, इतना अलग है और ऊपर वाला अलग था। ठीक है, इतना हुआ।
अब एक लिख लो वाटर लॉगिंग के लिए, तो वाटर लॉगिंग के लिए लिख लो सेंट जूली हाइब्रिड नंबर 1 नंबर 2, ये दोनों जो है वो वाटर लॉगिंग के लिए, इतना आपको याद रखना है अलग अलग पर्पस के हिसाब से। मैं और अगर एक दो रूट स्टॉक हो तो मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी इतना ही था जो है। ठीक, इसके अलावा सर क्या लिखा है एस्टेजोली हाइब्रिड के बाद? हाइब्रिड नंबर 1 हाइब्रिड नंबर 2। इसके अलावा आप लोगों को कई जगह पे एक नाम सुनने को मिलेगा स्लोह। स्लोह क्या है? पीच और आलमंड का नेचुरल हाइब्रिड है। आप लोग पूरा लिखो इसको, पीच और आलमंड। हम लोगों ने पढ़ा है ना, पीच और आलमंड सेम सब जीनस में पाया जाता है, मीटेलस। यस तो यस पीच सर। और आलमंड इजिली क्रॉस हो सकते हैं, तो नेचुरली खुद से क्रॉस होके एक गांव है हिमाचल प्रदेश में, स्लोह नाम है, उसी गांव में हमको ये हाइब्रिड मिला था जो कि पीच और आलमंड के क्रॉस से बना हुआ होगा, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का मानना है। तो उसका नाम हमने क्या रख दिया? स्लोह। तो इसको रूट स्टॉक के रूप में यूज करेंगे पीच में भी और आलमंड में भी। तो वहां पे भी रूट स्टॉक में आप स्लोह पढ़ोगे और यहाँ पे भी पढ़ रहे हो। ऐसे ही एक रूट स्टॉक है जिसे कहते हैं प्रूनस बेहमी और प्रूनस नीरा। ये माना जाता है कि ये आलमंड इंटू पीच से बना है। याद रखना भैया, आलमंड इसमें पीछे था और इसमें आगे है, ठीक है। तो इनको भी अपन एज एन रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं। और ये दोनों तो याद रखना ही, कई बार पूछा गया है स्लोह का क्रॉस, आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है। स्लोह क्या है, स्लोह किसका क्रॉस है, किसके रूट स्टॉक के रूप में यूज कर सकते हैं, तो याद रखना है इसको, ठीक है। यस यहां सर। तक हो गया? ठीक, तो हमने पीच में उसकी बॉटनी कंप्लीट कर ली, पीच का क्लाइमेट सॉइल कंप्लीट कर लिया, रूट का बिहेवियर कंप्लीट कर लिया और रूट स्टॉक कंप्लीट कर लिया। यहां तक चीजें समझ में नहीं आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक दो चीजें और देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग का क्लास ओवर कर देंगे। थोड़ा सा लंबा जाएगा आज क्लास, थोड़ा सा सब्र रखिए बस, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ एक दिन 2 घंटे इसका हम लोग क्रॉप को कंप्लीट करेंगे, एक दिन क्लासिफिकेशन, तो उस तरीके से ज्यादा कवर होगा लग रहा है। ठीक, प्रोपगेशन की अगर अपन बात करें तो फिर अपन आ जाते हैं प्रोपगेशन। अगर हम लोग सीड के लिए लें तो सीड के लिए प्रोपगेशन हम कब करेंगे? सीडलिंग रूट स्टॉक। जब हमें सीडलिंग रूट स्टॉक ग्रो करना होगा, जैसे कि स्लोअर ये सब जो हैं। तो सीडलिंग रूट स्टॉक अगर हमको ग्रो करना है तब हम लोग केवल और केवल सीड का प्रोपगेशन करेंगे। अगर इसके सीड को ग्रो करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डोरमेंसी ब्रेक करना पड़ेगा। बाकी क्रॉप में हम डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए क्या करते थे? स्ट्रेटिफिकेशन। सर्टिफिकेट। यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन के साथ और क्या करेंगे? स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, क्योंकि सीड कोट हार्ड है। अगर जर्मिनेशन बढ़ाना है तो हम लोग GA3 डालेंगे। GA3 क्या करेगा? एक तो इंप्रूव करेगा जर्मिनेशन और दूसरा क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट टू चिलिंग। कहीं ना कहीं इसके चिलिंग टाइम को जो 3 महीना है उसको घटाएगा कुछ दिन, है ना। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि मुझे क्लोनल रूट स्टॉक बनाना है तो मैं क्या करूंगा? स्टूलिंग करूंगा। स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग, इसमें कुछ नया है क्या? हर क्रॉप में यही पढ़ रहे हो। माउंट लेयरिंग या स्टूलिंग का उपयोग क्यों करूंगा बताओ? वेजिटेटिव क्लोनल रूट स्टॉक के लिए। क्लोनल रूट स्टॉक जैसे कि GF677 ये सब क्लोनल रूट स्टॉक है, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे कमर्शियल प्रोपगेशन करना है क्रॉप का तो मैं क्या करूंगा? बडिंग कर सकता हूं। बडिंग में कौन सा बडिंग? यस सर। टी बॉडी। टी बडिंग। टी बडिंग। ये क्या है आपका? कमर्शियल मेथड है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से एरिया में है। तो टंग ग्राफ्टिंग भी आप यूज कर सकते हो। ये चीज हमने कई बार डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं डिटेलिंग नहीं दे रहा हूं। एप्पल पीयर में इसका रीजन पढ़ चुके हैं
कि भाई हम कुछ एरिया में टी बडिंग को प्रीफर करते हैं कि टंग ग्राफ्टिंग को। दोनों ही चीज कमर्शियल है। तो अगर क्वेश्चन आता है कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ पीच इज डन बाय, तो आप टी बडिंग या टंग ग्राफ्टिंग को टिक करोगे। क्लोनल रूट स्टॉक इज प्रोपगेटेड बाय इन पीच, पियर, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, कोई भी हो, आप स्टूलिंग को टिक करोगे। सीडलिंग रूट स्टॉक के लिए सीड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस ठीक सर। है, तो प्रोपगेशन क्लियर हुआ। प्रोपगेशन में बहुत कुछ नया नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में घुस नहीं रहा, बाकी आपको पता है ये चीज। ठीक हो गया यहाँ तक? Yes, sir. यस चलिए सर। आगे बढ़े, बस प्लांटिंग को खत्म करते हैं, फिर उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, एक लास्ट आता है सर इसमें इसमें। दोनों ऑप्शन नहीं देगा ना? नहीं नहीं, दोनों देगा तो अलग दबाव देगा, बोथ ए एंड बी देगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। अब जब हम इसमें प्लांटिंग करते हैं प्रोपगेशन में, तो एक नया नाम आपको सुनने को मिलता है जिसे कहते हैं स्टेंटिंग टेक्निक। आपको याद होगा किसी ने पूछा था कि सर दोनों ग्राफ्ट को एक साथ नहीं लगा सकते हैं क्या करके, डबल ग्राफ्टिंग, जब मैं पीयर में बता रहा था, तो याद है? पीयर का क्लास अगर याद होगा तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि डबल ग्राफ्टिंग सर इंटर स्टॉक और सियॉन को एक साथ लगा सकते हैं क्या रूट स्टॉक के ऊपर, ये सवाल किसी ने पूछा था। तो वही वहां पे बताया था कि भाई वो चीज इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कटिंग को एक साथ लगाते लगाते उसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये अपन ने बताया था कि मान लो मैं एक वैरायटी का कटिंग लेके आया, कटिंग से मैं एक वैरायटी को ग्रो करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेमा रेड। नेमा रेड वैरायटी का मैं कटिंग तोड़ के लाया। अब मुझे मन है कि मैं नेमा रेड वैरायटी जिसकी कटिंग मेरे पास अवेलेबल है, मैं भविष्य में इसी नेमा रेड वैरायटी का नेमा गार्ड के साथ क्राफ्टेड प्लांट ग्रो करना चाहता हूं। समझ पा रहे हो? नेमा रेड वैरायटी की कटिंग मेरे पास है, मैं इसमें नेमा गार्ड वैरायटी का प्लांट को ग्राफ्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले नेमा रेड वैरायटी को पूरा ग्रो कर लूं, फिर जब ये अच्छे से ग्रो हो जाए फिर उसमें आके ग्राफ्टिंग या बटिंग कर दूं, ये कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास समय की है कमी, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने इधर से क्या किया, कटिंग को यहां पर लगा दिया। एक मिनट रुकिएगा ना, एक मिनट रुकिएगा। हाँ भैया, ये क्लास ले रहा? हाँ हाँ, बस ये 10 मिनट में खत्म होगा। हाँ ठीक है, तो स्टेंटिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं कि हमने इधर क्या किया, कटिंग लगा दिया। देख रहे हो ये कटिंग, और कटिंग लगाया ही है, और साथ साथ हम यहाँ पे अगर बडिंग करना है तो बडिंग भी कर दिए, या ग्राफ्टिंग करना है तो यहीं पे हमने क्या कर दिया, दूसरी वैरायटी को ग्राफ्ट भी कर दिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कटिंग भी अभी तुरंत ग्रो कर रहे हैं और साथ साथ उसमें ग्राफ्टिंग भी कर रहे हैं। तो कटिंग एंड ग्राफ्टिंग या कटिंग एंड बडिंग को हम एक साथ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? समझ में आ रहा? यस तो साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ, साइमल्टेनियसली अगर हम कटिंग एंड बडिंग या फिर कटिंग एंड ग्राफ्टिंग अगर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेंटिंग टेक्निक कहते हैं। समझ में आ रहा क्या होता है स्टेंटिंग टेक्निक? अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ भाई स्टेंटिंग टेक्निक क्या होता है, तो स्टेंटिंग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग जो है कटिंग और ग्राफ्टिंग या कटिंग और बडिंग को एक साथ करते हैं, दोनों प्रोसेस को एक ही साथ फॉलो करते हैं। ये जनरली जनवरी के मंथ में किया जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को गा बडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गा बडिंग। बंगाली में गा का मतलब होता है बॉडी, उसी के नाम पे पड़ा है गा बडिंग। रोज में जनरली ये टर्मिनोलॉजी यूज होता है। गा बडिंग किसमें करते हैं, तो रोज में करते हैं, उसमें भी यही चीज करते हैं। टेम्परेट क्रॉप में जनरली हम लोग ये चीज करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया? इससे फायदा क्या हुआ, इससे मेरा लगभग 1 साल का समय बच गया। कैसे बच गया? पहले मैं कटिंग को 1 साल तक ग्रो करता, फिर ये कटिंग जब 1 साल का हो जाता तब मैं इसमें आके ग्राफ्टिंग या बडिंग करता, फिर वो सक्सेस होता अगले 6 महीने में, है कि नहीं? लेकिन मैंने क्या किया, मैं कटिंग को ग्रो किया, उसी टाइम में मैं आपका ग्राफ्टिंग या बडिंग भी कर दिया।
तो 1 साल का जो इंतजार था वो बच गया ना, अगले 6 महीने में ही हो गया, उसमें 1 साल 6 महीना लग रहा था। समझ में आ रहा है स्टेंटिंग टेक्निक? Yes, sir. यस सर। ठीक। अब उसके बाद देखो, हम लोगों ने एप्पल में एक रीप्लांट प्रॉब्लम पढ़ा था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें भी रीप्लांट प्रॉब्लम होता है, सिमिलर टू एप्पल, लिख लो सिमिलर टू एप्पल। कि मान के चलो कोई एक आध पौधा पीच का मर गया, फील्ड में हमने ग्रो किया था, वो पौधा कुछ दिनों के बाद मर गया, या 5 साल 10 साल बाद हमने काट दिया, मर गया, कुछ भी हो गया। तो ये हमारा फील्ड था, यहाँ पे हमने कई सारे पौधे लगाए थे, इसमें से ये वाला पौधा मान लो मर गया, तो मैं कल के डेट में यहाँ पे अगर नया पौधा ला के ग्रो करने की कोशिश करूंगा, तो ये नया पौधा यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता है। तो इसी समस्या को हम क्या कहते हैं? रीप्लांट प्रॉब्लम। जब हम वहां पे रीप्लांटिंग करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। तो ये जनरली किसके कारण होता है? हमने पढ़ा था टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय नीमाटोड्स। वहां पे कई सारे नीमाटोड मौजूद होते हैं जो कि इन पौधों के रूट में, या यहाँ पर जो पुराना पौधा था उसके रूट में मौजूद रहा होगा, या फिर कई सारे बैक्टीरिया फंगस मौजूद होते हैं, या फिर रूट कुछ एक्सक्रीशन करता है। इन सभी केमिकल के मौजूद होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर नया पौधा अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाता। इसी समस्या को कहते हैं रीप्लांटिंग। समझ पा रहे हो? कि मान लो यहाँ पास एक पौधा जो है वो मर गया, तो यहाँ पे मैं जब नया पौधा को लाऊंगा तो पुराना मरे हुए पौधे के रूट का रेसिड्यू वहां पे प्रेजेंट होगा। उस रेसिड्यू में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या निमाटोड या कोई टॉक्सिक केमिकल मौजूद होगा। वो टॉक्सिक केमिकल नया पौधे को स्टेब्लिश ही नहीं होने देगा, उसको मार देगा। तो इसी प्रॉब्लम को रीप्लांट प्रॉब्लम कहते हैं। एप्पल में अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? यस सर स्पाइस क्लास का लिंक आ गया। हाँ, मैम ने लिंक भेजा क्या? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, ओके, sir. चलिए आप लोग क्लास कर लीजिए। मैम ने जस्ट मेरे को भी मैसेज किया है। ठीक है, चलो क्लास यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, बाकी कल से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? रीप्लांट समझ में आ गया ना? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए। यस सर। Thank you, sir. Thank you, sir.